चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर लोग इंतजार कर रहे थे बारिश का, लेकिन जैसे ही मॉनसून ने दस्तक दी तो पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। पहली ही बारिश में मुसीबत बनकर आई है ये बारिश दिल्ली वालों के लिए। गर्मी से तो कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन चारों तरफ भारी जल जमाव होने से परेशानी खड़ी हो गई है। पूर्वी दिल्ली और नोएडा को नई दिल्ली से जोड़ने वाला प्रगति मैदान टनल में भर गया है, करना पड़ा है। वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। गुलाबी बाग, मलकागंज सहित कई जगह यातायात प्रभावित हुआ है। तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर भारी जल जमाव राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। कहीं पर बाइक फंसी हुई है तो कहीं पर गाड़ी पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही है। मिंटो रोड पर अंडरपास पर एक गाड़ी फंस गई, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहीं आजाद मार्केट अंडरपास में भी बसें फंसी गई। बस में सवार लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया, तो कहीं बस फंसी, कहीं बाइक सवार के लिए दिक्कत पैदा हुई। वहीं दिल्ली के वसंत विहार में बिल्डिंग गिरने से मजदूर फंस गए हैं। तो पहली ही बारिश में दिल्ली दरिया बन गई है। 5 तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट, मिंटो रोड, कनॉट प्लेस, 3 मूर्ति मार्ग, एनएमसी और शांति पथ की ये तस्वीरें हैं। और हर जगह आपको जल जमाव ही दिखाई देगा। और ये आफत है उन लोगों के लिए जो आज सुबह अपने घरों से निकले थे ऑफिस पहुंचने के लिए या फिर किसी जरूरी काम से। घंटों जाम का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश के कारण समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के आवास के बाहर भी पानी भर गया और यादव को 2 लोगों ने गोदी में उठाकर उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी के आवास के बाहर भी पानी भर गया। प्रोटेम स्पीकर बी मेहताब, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल के आवास पर भी जल जमाव देखने को मिला। तो दिल्ली के लोग किस तरह से परेशान हैं इस भारी जल जमाव से, इसका जायजा लिया है मैंने। देखिए, मॉनसून की पहली बारिश से राजधानी दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह का नजारा मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी दिल्ली वालों के लिए कोई मुसीबत से कम नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा। और इसी पानी की वजह से यहाँ पर घंटों लंबा जाम लगा हुआ है। खास तौर पर जो लोग 2 व्हीलर पर है, बाइक पर है, स्कूटी पर है, उनके लिए यहाँ पर ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि 2 व्हीलर्स इस पानी में खराब हो रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि सामने जो जगह जहां पर आपको बस दिखाई दे रही है उस पर कुछ यात्री चढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये बस स्टॉप के सामने का रास्ता है, लेकिन वो बस स्टॉप की जगह पर पूरी तरह से पानी भर चुका है। और यही वजह है कि लोग पानी में चलते हुए किसी तरह से बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का नजारा सिर्फ आईटीओ का ही नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली के ज्यादातर सड़कों की बात करें, जिसमें धोला कुआं, नारायणा विहार, बीकाजी गामा प्लेस, दशरथपुरी, ज्यादातर हिस्सों में इसी तरह का जो तस्वीरें हैं देखने को मिल रही है। और दिल्ली वालों पर यह आफत आई है। खासतौर पर सुबह की बात करें, जब लोग अपने ऑफिस की तरफ जा रहे थे, वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत है कि 3 से 4 घंटे का जाम यहाँ पर लगा हुआ है और लोग अपने ऑफिस पहुंचने में देरी से पहुंच रहे हैं। तो चौतरफा राजधानी दिल्ली में इसी तरह की हालत है। तो फिलहाल जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और चाहे पीडब्ल्यूडी हो, एनडीएमसी हो, एमसीडी हो, वो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन जो मुसीबत है वो झेलनी दिल्ली वालों को ही पड़ रही है। तो इस भारी बारिश का असर सिर्फ सड़क यातायात पर नहीं बल्कि हवाई यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट में हादसे के बाद दिल्ली मेट्रो के 2 स्टेशनों के गेट को बंद कर दिया गया। डीएमआरसी ने एक्स पर लिखा है कि भारी बारिश के चलते यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पर प्रवेश और निकास बंद कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली एरोसिटी मेट्रो स्टेशन से टर्मिनल 1 आईजीआई हवाई अड्डे तक शटल सेवा भी निलंबित कर दी गई है। और दूसरी सभी लाइनों पर हालांकि जो सर्विस है डीएमआरसी की तरफ से वो सामान्य तौर पर जारी है। तो बारिश की मुसीबत के बीच दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा अचानक से नीचे गिर गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचकर सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने इसका जायजा लिया है। मृतक के परिजन को 20 लाख और घायलों को 3-3 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। इस पूरे हादसे का जायजा लिया मेरे सहयोगी रोहन सिंह ने।
मैं इस वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पे हूं और यही वो जगह है जहां आज सुबह एक बहुत ही गंभीर हादसा हुआ। इस छत का ये टुकड़ा आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, नीचे गिर गया, वो भी पहली बारिश में। और इसके साथ जो सपोर्टिंग पिलर्स थे वो भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से गिर गए। नीचे कई सारी गाड़ियां थी जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा जो मलबा है वो गिरा। करीब 8 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 6 क्रिटिकल हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। उसके बाद जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसी, सबके सब हरकत में आए हैं। फिलहाल की अगर हम आपको बताएं, सारे ऑपरेशंस टर्मिनल 1 पे रोक दिए गए हैं। जो फ्लाइट्स यहां आती हैं उनको टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। और एक जो बड़ी चीज होने जा रही है वो है इसका पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसके स्ट्रक्चरल ऑडिट के जो है आदेश दिए हैं। इसके अलावा तमाम जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सब में इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल जो घायल हैं उन्हें 3 लाख रुपए का मुआवजा और जो एक दिवंगत है उसके परिजनों को 20 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही गई है। अभी फिलहाल यहाँ पे आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर पहली बारिश में इस तरीके की घटना होना एक बड़ा सवाल उठाता है इस पूरे स्ट्रक्चर पर, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पूरे स्ट्रक्चर पर। और जाहिर सी बात है डीजीसीए हो, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हो, सबको इसको लेकर आगे कदम उठाना पड़ेगा। फिलहाल जो है जो राहत बचाव कार्य है वो तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक को पूरी तरह से दोबारा से दुरुस्त होने में यहाँ पे अभी और टाइम लगेगा। कैमरामैन निधर पात्रा के साथ रोहन सिंह, दिल्ली। तो दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मार्च में प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई है। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने दूसरी बिल्डिंग का उद्घाटन किया था, हादसे वाली बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने नहीं किया था। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। तो दिल्ली के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर शिंदे सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। किसानों के बिजली बिल को माफ करने से लेकर महिलाओं के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। पेट्रोल डीजल भी मुंबई रीजन में सस्ता किया जा चुका है। वित्त मंत्री अजीत पवार ने सीएम लाडली योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। तो इस बड़ी खबर पर डिटेल्स लेते हैं मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता से। तो विवेक बताएं, अब सरकार चुनावी मूड में है, कई तरह के लोक लुभावन ऐलान इस बजट में किए गए हैं, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल सही कहा दीपाली आपने। देखिए 3 से 4 महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने, अक्टूबर में ये विधानसभा चुनाव होने, उससे पहले ये बजट जो पेश किया गया है। अजीत पवार जो फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र सरकार में, उन्होंने साफ तौर पर कई लुभाने बजट के सामने रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है महिलाओं को लेकर। उन्होंने ऐलान किया कि हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो नियम होंगे, अगर उस महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में है तभी ये पैसे उनके अकाउंट में जाएंगे। 21 वर्ष से छोटे होंगे तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे, या फिर 60 वर्ष के ऊपर होंगे तो उन महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं जाएंगे। तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी एज ग्रुप रखा गया है कि जो महिला की उम्र 21 से 60 साल की है उनके खाते में हर महीने 1500 रुपए जाएंगे। और साथ ही साथ किसानों को भी बहुत ज्यादा लुभाने की कोशिश की गई, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में किसानों के बहुत बड़े मुद्दे हैं। सूखा मुद्दा है, बिजली उनकी तक नहीं पहुंच पाती है, पानी ठीक से नहीं पहुंच पाता है। अब ये तय किया गया है कि किसानों को भी लुभाने की कोशिश किया है, खासकर जो सोयाबीन और कपास के किसान हैं उन्हें बोला गया कि 5000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी राहत अजीत पवार ने मुंबई और आसपास के लोगों को दी है। मुंबई, थाने और नवी मुंबई, यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल का जो वैट टैक्स था वो काफी ज्यादा हाई था, उस टैक्स को अब कम कर दिया गया है। अगर हम लेमन की भाषा में बोलेंगे तो मुंबई, थाने और नवी मुंबई में डीजल में तकरीबन 2 रुपए की कमी होगी और पेट्रोल में तकरीबन 65 पैसे की कमी होगी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि मुंबई, थाने और नवी मुंबई में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर रोज
सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर निकलते हैं, पेट्रोल डीजल अपनी टंकी भरवाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि पेट्रोल में 65 पैसे की कमी है और डीजल में 2 रुपये 7 पैसे की कमी है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये कमी इसलिए वजह से हुई क्योंकि इस एरिया में जो मुंबई नवी मुंबई थाने में वहाँ पे वैट टैक्स बहुत ज़्यादा था, तो अजीत पवार ने इन टैक्सों को लेकर कमी की है और भी बहुत सारे ऐलान किए। उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग में एक बड़ा सा थीम पार्क बनाया जाएगा और ग्रीनरी पर बहुत बड़ा फोकस की जाएगी। लेकिन 3 जो अहम मुद्दे थे पूरे बजट में, ये उनके सामने थे। दीपाली, बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया विवेक इस पूरी जानकारी के लिए। लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक मामले पर सदन में चर्चा की मांग की। सबसे पहले राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा करने की मांग की, जिसका विपक्षी पार्टियों ने समर्थन किया। इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट में ही सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार यानी 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है, मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में भी नीट पेपर लीक को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का ध्यान सवाल पर नहीं बल्कि बवाल पर है। नीट के विषय में भी एक बात कहना चाहता हूं सभापति महोदय। नीट को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील भी है और सतर्क भी है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा किसी एक भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब एनटीए के चीफ को हटा दिया गया, जांच कॉन्स्टिट्यूट हो गई, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो ये क्या अपने को सर्वोच्च न्यायालय के विजडम से ऊपर समझते हैं? यदि विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो उससे पहले इस प्रकार का वातावरण बनाना, इसका अर्थ यह हो गया कि यदि न्यायालय उस पर टिप्पणी देने जा रहा है मगर हम उससे पहले उसके ऊपर विवाद करना चाहते हैं। साथ ही राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस के सांसद एचडी देवेगौड़ा ने भी नीट पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार ने सही फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक का एक बड़ा मामला है जिसकी जांच जारी है। All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection, but the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 2-3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. चलिए अब बात करते हैं बाजार की। जुलाई सीरीज के पहले दिन बाजार में मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद ऊपर से फिसल कर बंद हुए। आज सेंसेक्स 210 पॉइंट गिरकर 79,000
33 पर और निफ्टी 34 पॉइंट गिरकर 24,011 पर बंद हुआ। हालांकि सेंसेक्स ने इंट्राडे में 79,671 का और निफ्टी ने इंट्राडे में 24,174 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए तो वहीं बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही। आज सबसे ज्यादा जो खरीदारी रही वो तेल, गैस, फार्मा और एनर्जी शेयरों में देखने को मिली। वहीं रियलिटी, पीएससी, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। चलिए अब बात करते हैं बाजार के बिग बॉस यानी कि रिलायंस की, जो अब 21 लाख करोड़ मार्केट कैप पार करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। पिछले 4 साल के इसके परफॉर्मेंस ने निवेशकों को खुश कर दिया है। रिलायंस के दमदार प्रदर्शन को समझा रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप 21 लाख करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखाई पड़ी और देश की पहली और साथ साथ इकलौती कंपनी है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। कि जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है और बढ़िया ट्रिगर्स के बीच में बाजार को भी इसने काफी हद तक सपोर्ट किया है। महज 6 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप के अंदर एक इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है। जहां जनवरी 2024 में 18 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी, आज 21 लाख करोड़ पहुंच गई, यानी कि 20% के आसपास का उछाल स्टॉक ने दिखाया है। इतना ही नहीं है, 2020 में करीब 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप थी और आज ठीक 4 साल बाद रफली 21 लाख करोड़ की मार्केट कैप। तो पिछले 4 सालों में ही एक बड़ा जंप स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने हैं। 2005 में 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप अचीव की और उसके बाद एक लंबे अंतराल तक इसने एक रेंज के अंदर ही कामकाज किया। 2017 में 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 2020 में 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप और 2020 में ही 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप और अब करीब करीब 21 लाख करोड़ की मार्केट कैप। तो 2017 में जहां 5 लाख करोड़ पहुंची वहां से लेके अब तक शेयर में एक मल्टीफोल्ड जंप होता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, इसने निवेशकों को हर पैरामीटर में पैसा बना के दिया है। चाहे आप 5 साल से निवेशित हो तो 21% की CAGR से स्टॉक ने ग्रो किया, 10 साल से निवेशित हैं तो 21% की CAGR से ग्रो किया, 15 साल से निवेशित हैं तो 13.5% की CAGR से ग्रो किया और 20 साल से निवेशित हैं तो 19% की सालाना दर से स्टॉक में एक बढ़िया बढ़त या फिर कंपनी में के स्टॉक प्राइस में ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी। तो रिलायंस में लगातार तेजी देखने को मिली है, निवेशकों को पैसा बनाई है, लेकिन अब भी जानकार मान रहे हैं, जैसे कि जेफरीज की रिपोर्ट है, कि 3580 तक के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं मल्टीपल ट्रिगर्स के आधार पर। इस तरह से एक बढ़िया वेल्थ क्रिएशन जर्नी और साथ साथ एक बड़ा माइलस्टोन 21 लाख करोड़ जो कि आज अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। आपको बता दें, जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज, वो इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है और इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या बाजार में प्री बजट रैली चल रही है और निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक घरेलू इंडस्ट्री और गारमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं टेक्सटाइल के लिए बजट में क्या राहत की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए जो टेक्सटाइल सेक्टर है लंबे समय से उसमें गिरावट देखी जा रही है, खासतौर से एक्सपोर्ट में और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में भी कमी आई है। लिहाजा सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को, खासतौर से घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए टैक्स के मोर्चे पर बड़ा कदम उठा सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें जो खासतौर से इंपोर्ट ड्यूटी है, जो इंपोर्टेड कॉटन्स होते हैं जिसमें कि गीजा कॉटन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन्स और ऑर्गेनिक कॉटन्स होते हैं, जो कि इंडिया में काफी कम प्रोडक्शन होता है, इस पर जो अभी 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% जो एडिशनल ड्यूटी है, इसको हटाने या कम करने पर विचार कर रही है। इसको हटाया जा सकता है। दूसरा जो ये इंपॉर्टेंट है वो है मैन मेड फाइबर, जो स्पन यान होता है, उस पर अभी जो 5% ही इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 10% करने का फैसला हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि GST जब से लागू हुआ है तब से ये बड़े पैमाने पर चीप इंपोर्ट इसका चाइना से हो रहा है। लिहाजा सरकार इस चीप इंपोर्ट को रोकने के लिए इस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 10% कर सकती है। तीसरा आइटम जो है मेडअप्स। मेडअप्स एक ऐसा आइटम है जिसपे जो एक तरह से कहें कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया या फिर फुटवेयर इंडस्ट्री हो गया, यहाँ पर और लेदर इन गारमेंट इंडस्ट्री होगी, यहाँ पर एक तरह से बेसिक इनपुट के तौर पर रॉ मटेरियल पर काम करता है। लिहाजा इस पर भी जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको कम करने का फैसला हो सकता है ताकि घरेलू जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके और जो घर में घरेलू जो महंगे आइटम्स हैं
उससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको निजात मिल सके। तो ये 3 जो है इंपोर्ट ड्यूटी के मोर्चे पर रिडक्शन सरकार और फेरबदल दे सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला हो सकता है कि ये नेशनल टेक्सटाइल फंड खासतौर से एमएसएमई के लिए बनाया जा सकता है, जो टेक्सटाइल में डील करते हैं। इनके लिए जो इनोवेशन, इंटीग्रेशन और खासतौर से जो स्ट्रेटेजिक निवेश है उसमें इससे फायदा होगा, इस फंड से फायदा होगा। और चौथा जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो इक्वलाइजेशन स्कीम है, वो उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड करने पर विचार चल रहा है। ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो एक तरफ आखिरी जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का जो एडॉप्शन करेंगी घरेलू कंपनियां, खासतौर से टेक्सटाइल की, उनके लिए कैपिटल सब्सिडी देने का भी ऐलान हो सकता है। तो ये 5-6 जो मुख्य एक तरह से कहें फैसले इस बार बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आ सकता है। शुक्रिया आलोक इस बजट एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हुआ पहला जत्था रवाना। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। जम्मू के बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ है। रवाना होने से पहले श्रद्धालु बेस कैंप में जागरण और भजन कीर्तन करते दिखाई दिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टीम इंडिया ने 2007-2014 के बाद तीसरी बार फाइनल में प्रवेश किया है। सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 16.4 ओवर में 103 रन बनाकर सिमट गई। 29 जून को खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की भिड़ंत अब दक्षिण अफ्रीका से होगी। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।